सभी लोगों को नमस्कार। बड़ी लंबे समय से बच्चों के द्वारा मांग किया जा रहा था कि सर पूरे प्रश्न बैंक का उत्तर यूट्यूब में अपलोड तो कर दिए हैं, पर हमें कहाँ से नंबर क्यों नहीं मिला। बहुत से बच्चे रीचेकिंग करा रखा है, लेकिन कैसे नंबर कटा, कैसे मिला, यह आप लोगों को पता नहीं है। सर्वप्रथम जो छात्र नए हैं वे लोग ओपी मैथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भविष्य में आप लोगों को सामान्य अध्ययन पढ़ना ही पड़ेगा। अब हम लोग मोबाइल के डेस्कटॉप पर चलते हैं। आज हम लोग हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2022 भौतिक शास्त्र का शिक्षक मेमोरेंडम से अध्ययन करेंगे कि किस प्रश्न का कैसे नंबर मिला है और उसका उत्तर, जिसे प्रायः शिक्षक मध्य प्रदेश के सभी शिक्षक देख करके ही अंक देते हैं। यहाँ पे जो उत्तर है ये भौतिक शास्त्र का पहला प्रश्न है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण के रूप में किया जाता है। तो इसका उत्तर है जेनर डायोड। और दूसरा प्रश्न है, ओमी प्रतिरोध है इसका, बी का दूसरा है तांबे का तार। तांबे का तार। तो इस प्रश्न में अगर बच्चा गलत नंबर भी दिया होगा, गलत नंबर, गलत उत्तर भी लिखा होगा, तो वो भी आप लोगों को अंक प्रदान किया जाएगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसको गलत प्रश्न रखा है, इसलिए एक का जो बी है ये सभी लोगों को नंबर मिलेगा। इसमें जो एक का ई है, एक का बी में नहीं, एक का ई जो है आउट ऑफ कोर्स आया है, इसमें सभी बच्चों को अंक प्रदान किया जाएगा अगर वो गलत भी लिखा है तो। यानी ए का 3 जेनर डायोड, बी का 2 तांबे का तार, सी का दूसरा से अधिक है, और डी का जो प्रश्न है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। तो इसका उत्तर है डी का तीसरा 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलाम। ई का जो है सभी लोगों को नंबर अंक प्रदान किया जाएगा। एफ जो है इसमें लिखा है किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। तो इसका उत्तर होगा एफ का दूसरा नंबर अन्योन्य प्रेरण। जी का प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो इसका उत्तर है त्वरित आवेश। ये यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है और ए नंबर में जो लिखा है कि किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण के रूप में किया जाता है। तो इसका उत्तर है जेनर डायोड। अब बी का ओमी प्रतिरोध है, तो ये बी का यहाँ तांबे का तार है, ठीक है ना। और यहाँ सी जो लिखा हुआ है, ये जो सी लिखा हुआ है, तो सी का उत्तर जो है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका फोकस दूरी, तो ये आपका यहाँ है, ये वाला से अधिक होता है। तो ये क्रम से सबको लिख दिया गया है। और डी का एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। तो इसका उत्तर जो है आपका यहाँ लिखा गया है 1.6 गुणित 10 ये। एफ का जो प्रश्न है किस कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। तो इसका उत्तर क्या है आपका, ये है कुंडली में प्रभावित धारा। इसमें सभी लोगों को नंबर मिलेगा। और अगला प्रश्न है, तो इसका उत्तर जो है आप लोगों को एक जगह दे दिया गया है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान या यहाँ प्रश्न जो है प्रश्न लिखा गया है कि
दूसरा का पहला, सबसे अधिक आवृत्ति के विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो इसका उत्तर यहाँ दिया गया है गामा तरंगे। सबसे अधिक आवृत्ति के विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तो इसका होगा गामा तरंगे। और ये जो इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले में जो है धारावाही परिनलिका की भांति व्यवहार करता है, तो इसमें चुंबक है, मैग्नेट है। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले को सभी लोगों को नंबर मिलेगा। ये अंग्रेजी में गलत है प्रश्न, और हिंदी मीडियम वालों को नहीं मिलेगा। इसमें चुंबक अगर लिखा है हिंदी मीडियम वाले को तो नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है मीटर सेतु। मीटर सेतु के सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर है तीसरा का व्हीट स्टोन सेतु। और चौथा प्रश्न है जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है? तो ये है आपका उत्तल लेंस। और नंड गेट का बुलियन में क्या है? y बराबर a.b0। ये सब एक एक नंबर का प्रश्न है। और 6वां नंबर का प्रश्न है आकाश का नीला दिखाई देने का कारण है तो प्रकाश का प्रकीर्णन। 7वां नंबर का है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगर यह सही है तो सब एक एक नंबर आपको प्रदान किया जाएगा। अब हम अगले प्रश्न चलते हैं सही जोड़ी में। ये सही जो जोड़ी है, ये पहला का डी है। प्रश्न पढ़ते जा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो इसका उत्तर एक का डी होगा -v ऑब्जेक्ट बटे u ऑब्जेक्ट और कोष्टक 1 + d बटे f e। तो ये है आपका। और दूसरा बूस्टर का नियम, ये प्रकाश के ध्रुवण पर आधारित है। और तीसरा आवर्त किरणें, इसकी खोज हर्शेल ने किया था, तो तीसरा का एफ हर्शेल होगा। और चौथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जे नंबर होगा, ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 5वां डायनमो जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। और ये 7वां नंबर विद्युत सामर्थ्य। ये 6ठा नंबर अमीटर धारा नापने का यंत्र है। अमीटर काय का प्रयोग करता है? धारा मीटर नापने का यंत्र। और 7वां जो है विद्युत सामर्थ्य VI। ये अगर सब सही हैं तो एक एक नंबर आपको प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पे आपको प्रश्न लिखा गया है चौथा वाला, लेंस की फोकस दूरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है? ये चौथा जो है एक एक नंबर का है, एक वाक्य में उत्तर देना है। ये चौथा का प्रश्न, लेंस की फोकस दूरी की क्षमता किस प्रकार निर्भर करती है? दूसरा है किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? चौथा है देहली आवृत्ति क्या है? 5वां है खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? 6वां है कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? 7वां है विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? तो ये प्रश्न है जो आया हुआ है बोर्ड में, और इसका उत्तर यहाँ पे एक वाक्य में है। हम प्रश्न पढ़ते जा रहे हैं, इसका उत्तर यहाँ दिया गया है। चौथा का इसे प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है, 7 प्रश्न है। पहला प्रश्न है चौथा का कि लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो इसका उत्तर है, चाहे आप ये लिख दीजिए P बराबर 1/f तब भी नंबर मिलेगा, या आप ऐसे लिखिए लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है तब भी नंबर मिलेगा। अगर ऐसा आप लिखे हैं तो नंबर आपको मिला होगा, अगर नहीं मिला है तो आप इसका जांच करा सकते हैं। दूसरा, किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? तो ये नॉट गेट को हम व्युत्क्रम गेट कहते हैं, ठीक ना। और तीसरा, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चौथा, देहली आवृत्ति क्या है? तो देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, उसको हम क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। 5वां प्रश्न है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? तो इसमें प्रश्न है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी f0 बढ़ाकर।
अगर आप F0 बढ़ाकर लिख दिए हैं तब भी आपको नंबर मिलेगा 1 नंबर। और अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न, चौथा का छठवां, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कुचालक माध्यम की उपस्थिति पर विभव 1/k गुना रह जाती है। इसका उत्तर अगर ये लिखे हैं तो आपको नंबर मिला होगा। और सातवां, विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? तो विद्युत क्षेत्र का समय के साथ परिवर्तन होने के कारण। यहाँ पे ध्यान देना है, विद्युत क्षेत्र का समय के साथ परिवर्तन होने के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। अगर आप ऐसा लिखे हैं तो आपको नंबर मिला है, और नहीं मिला है तो आप रिकाउंटिंग करा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में है ओम के नियम की कोई 2 सीमाएं लिखिए। ये 1-1 नंबर का है, तो एक लाइन अगर आप लिखे हैं तो इसमें आपको नंबर मिलेगा। और अथवा है किरचॉफ की वोल्टता का नियम लिखे। तो पहले हम ओम के नियम की एक लाइन में जो है 5वां का ओम का नियम की जो सीमाएं है, इसमें है पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित न हो। और दूसरा है डायोड के लिए V/I का अनुपात नियत नहीं रह पाता। अन्य सही कारण पर भी अंक दिया जाएगा। ये 1-1 नंबर का 1-1 लाइन आप लिखे हैं तो इससे आपको नंबर मिला है। ये अथवा में जो प्रश्न है, किरचॉफ का वोल्टता का नियम लिखिए। इसमें 1-1 नंबर है। इसमें यह ध्यान देंगे कि ये किरचॉफ का वोल्टता नियम, पहले आप नियम लिखेंगे और उसकी समीकरण लिखेंगे। एक नंबर जो है इसका नियम है और 1 नंबर इसका समीकरण है। तो इसका समीकरण पहले हम इसका ये नियम पढ़ते हैं। किसी बंद परिपथ पे धारा व उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ तक आपको 1 नंबर मिला है, अर्थात समेशन IR बराबर समेशन E, इसका 1 नंबर मिला है। अगला प्रश्न है लॉरेंज बल। ये भी 2 नंबर का है। लॉरेंज बल किसे कहते हैं और लॉरेंज बल किसे कहते हैं, ये 2 नंबर का है। तो लॉरेंज बल की पहले हम परिभाषा देंगे, परिभाषा का 1 नंबर होगा और जो समीकरण है उसका 1 नंबर होगा। तो लॉरेंज बल, जब कोई आवेशित कण Q किसी चुंबकीय क्षेत्र B में वेग V से गतिमान हो तो उस पर लगने वाले बल कैपिटल F वेक्टर को लॉरेंज बल कहते हैं। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो अगर आप ऊपर की परिभाषा लिखे हैं तो 1 नंबर उसमें, F बराबर QV sin थीटा, अगर आप ये लिखे हैं तो इसमें 1 नंबर मिलेगा आपको। अब यहाँ 1 एम्पियर की परिभाषा है। 1 एम्पियर की परिभाषा ये भी 2 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए, जब किसी 1 मीटर लंबे धारावाही चालक तार से 1 मीटर लंबवत दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻7 टेस्ला हो तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। अगर आप ये परिभाषा लिखे हैं तो ये आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब 7वां नंबर है ध्रुवण कोण। ये 7वां जो नंबर है ये भी आपका है 2 नंबर। यहाँ प्रश्न है कि एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप सवाल लगा करके किए हैं तो 2 नंबर मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट उत्तर लिख देते हैं 60 तो उसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ये अगर आप ये समीकरण लिखे हैं IR + R = 90 डिग्री, जहाँ IR का मान 30 डिग्री है तो R का मान आप निकालेंगे। तो इसको लिख करके 1 नंबर यहाँ और 1 नंबर यहाँ, ये 2 नंबर आपको मिलेगा। अथवा जो है, अथवा है एक दूरदर्शी की अभिदृश्यक लेंस का व्यास 1 मीटर 1 मीटर है तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4538 एंगस्ट्रॉम के लिए विभेदन क्षमता की गणना कीजिए। ये भी 2 नंबर का है। अगर आप डायरेक्ट उत्तर लिख दिए होंगे 1.806 × 10⁻6 रेडियन, तो आपको इसमें 1 नंबर तो मिल जाएगा यहाँ पे।
और 1 नंबर जो है जब आप यहाँ पे समीकरण लगा करके, जैसे ये विभेदन क्षमता बराबर D/1.22 लैम्डा, तो इसका अगर अब ऐसे लगा करके के होंगे तो 1 नंबर यहाँ मिला, तो 1-1-2 नंबर ऐसा मिला होगा आपको। अगला प्रश्न है 8, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। तो यहाँ पे फैराडे का केवल आपको नियम लिखना है, तो यहाँ नियम लिख लीजिए और समीकरण लिख लीजिए, 1-1 नंबर आपको हो जाएगा। तो फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल और चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको 1 नंबर अर्थात E बराबर -d∅ 3/dt, अगर आप इतना लिखे हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है स्व अथवा इसी में है स्वप्रेरक अन्योन्य प्रेरक में अंतर लिखिए। तो इसमें पहले ही प्रश्न कर दिया है कोई 2, तो अगर आप एक लाइन इसका स्वप्रेरक का और 1 लाइन अन्योन्य प्रेरक का लिखोगे तो 1 नंबर इसमें मिलेगा। जैसे स्वप्रेरक इसमें 1 कुंडली की आवश्यकता होती है, अन्योन्य प्रेरक में इसमें प्राथमिक के साथ द्वितीय कुंडली की आवश्यकता होती है। अगर इतना आप लिखे तो 1 नंबर इसमें मिलेगा। और दूसरा, जिस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है उसी कुंडली में स्वप्रेरक घटना होती है, और इस साइड अन्योन्य प्रेरक में प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर अन्योन्य प्रेरक की घटना द्वितीय कुंडली में होती है, तो 1 नंबर इसमें मिलेगा। 2 नंबर का है, अगर आप प्रत्येक लाइन सही से लिखे हैं तो इसमें आपको नंबर मिलेगा। अब अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से अब फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल ई इंटू डी एस वेक्टर, तो जब हम डॉट हटाएंगे तो ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ये मान रख दिया है थीटा बराबर 90 डिग्री, तो ये थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो ये हो गया फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल इंटू डी एस कॉस 90 डिग्री का मानेगा 0, फाई का मानेगा 0। अगर आप इतना लगा करके किए हैं तो 1 नंबर इसे मिलेगा, क्योंकि इसमें से ये 1 नंबर यहाँ मिलेगा और यही आपको सिद्ध करना था। 2 नंबर का है, ये इसको लगा करके, तो ये समीकरण लगा करके 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो ये आपको 2 नंबर इसमें मिलेगा। अथवा किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे बहुत से लड़के कंफ्यूज थे। पहले आवेशित चालक के अंदर बात कहा रहा है, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। विद्युत क्षेत्र का मान तो सब लोग जानते 0 होगा। अगर आप 0 लिखे हैं E बराबर 0 तो आपको नंबर मिलेगा। और यहाँ किसी आवेशित चालक के अंदर विभव समान होता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो विभव होता है क्या होता है, समान होता है। अर्थात चालक के अंदर विभव परिवर्तन नहीं होता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता से संबंधित E बराबर -dV/dr, dV/dr, डी ये नियत, dV/dr बराबर 0, तो E बराबर 0। चालक के भीतर सभी बिंदुओं विभव समान होता है तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अगर बच्चा इतना भी लिखा होगा तो इसमें आपको पूरा नंबर मिलेगा। खतरे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है, 10 नंबर का है। अगर इसमें अगर आप फैक्ट चीज जैसे तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, या रेले के सिद्धांत से, या प्रकीर्णन कम होता है, ये फैक्ट चीज है। अगर आप इसमें 2 चीज अगर फैक्ट लिख दीजिए, जैसे रेले के नियम, प्रकीर्णन कम, तो आपको 2 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे। अथवा में है किसी माध्यम का अपवर्तनांक कौन से कारकों पर निर्भर करता है। तो आप केवल कारक लिखना है, जैसे माध्यम के रंग पर, माध्यम की भौतिक अवस्था पर, माध्यम के जोड़ों की प्रकृति पर, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है निरोधी विभव किसे कहते हैं। तो निरोधी विभव आपतित विकिरण की एक निश्चित आवृत्ति के लिए संग्राही पट्टिका पर दिया गया निम्नतम ऋण मंदक विभव जिस पर प्रकाशिक धारा 0 हो जाती है, ये इसकी परिभाषा है। इसे तब फिर जाकर के आपको 2 नंबर मिला होगा। अथवा है द्रव्य तरंगों के कोई 2 गुण लिखिए। तो 2 लाइन लिखना है हमको।
द्रव्य तरंगे केवल गतिमान कणों के साथ संलग्न होती हैं, और दूसरा प्रकृति में विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। अन्य गुण लिखने पर भी आपको अंक दिए जाएंगे, एक एक लाइन लिखने पर आपको एक एक नंबर मिलेगा। यहाँ सत्यता सारणी वह प्रश्न में नंद गेट की सत्यता सारणी बनाइए एवं समझाइए, ये 2 नंबर का है। आपको सत्यता सारणी बनाना है और समझाना क्या है, बस इसी को आपको, ये जो नंद गेट है, पहले आप एंड गेट बना लेंगे, ठीक, और ये आपका नाट कर दीजिए और 2 ठो कनेखा बना दीजिए, और ए बी, तो यहाँ पे ए का मान 0 है तो बी का मान 0 है, तो एंड में क्या होता है, गुणा होता है, तो 0 × 0 0, और नॉट में जो है उसका उल्टा हो जाएगा, तो 0 का उल्टा 1। ये सत्यता सारणी आपको ही समझाना है, ये अगले स्टेप पे समझाया है। 0 1 का गुणा करेंगे 0 आएगा, और उसका उल्टा क्या होगा 1 1 0 1 0 जो है यहाँ पे 1 0 है, तो इसका गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 का उल्टा क्या होगा 1 होगा, 1 1 का गुणा करेंगे 1 होगा, 1 का उल्टा 0। तो नंद गेट में क्या होगा सर 1 1 1 0, ये वाला लाइन आ गया। आपको ये समझाना है, इसी को लिखना है। जैसे यदि निवेशित सिग्नल ए बराबर 0 तो निर्गत क्या है 1, ऐसे ही आपको बता देना है इसको। ये 2 नंबर का है। अब अगला प्रश्न है n प्रकार, इसी में अथवा में है, n प्रकार में p प्रकार का अर्धचालक में अंतर लिखिए, कोई 2 नंबर का है, तो आपको 2 लाइन लिखना है, इसमें 3 लाइन दिया है। n प्रकार में क्या है, इसमें शुद्ध अर्धचालक के पंच संयोजी वाले परमाणु को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। अब p प्रकार में क्या है, शुद्ध, इसमें त्रिसंयोजी मिलाया जाता है वाले अशुद्धि को, ठीक। n प्रकार में क्या है, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें होल बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। होल क्या होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या बहुसंख्यक, उसका उल्टा जो क्या होता है, तीसरा में होल अल्पसंख्यक हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक। 3 लाइन दे दिया है आपको, एक एक लाइन लिखना है, एक लाइन जैसे एक लाइन इसको 1, 2 नंबर मिल गया आपको। अगला प्रश्न है किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े होने पर सिद्ध कीजिए कि तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 R2 बटे R1 R2। तो आपको चित्र बनाना है, चित्र बनाने के बाद इसके बारे में थोड़ा लिख देंगे। I बराबर I1 I2, R1 बराबर प्रतिरोध धारा I1, ये वोल्टेज चेंज नहीं होगा क्योंकि ये आपका यहाँ पे समानांतर में है, पैरेलल में से वोल्टेज वही रहेगा। V बटे R1 I2 को मान रख देंगे, फिर I1 I2 को मान रखो, I1 I2 को मान रख देंगे, तो ये V कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे V कॉमन हो गया, V बराबर 1 बटे R1 होगा R2, तो 1 बटे V बराबर 1 बटे R2। जैसे हम हल करेंगे तो ये आपको आ जाएगा R बराबर R1 धन R बराबर R1 R2 R1 धन R2, ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। आगे प्रश्न है किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये आप चित्र पहले बना लेंगे, चित्र का भी नंबर है यहाँ पे देखिए, 1 नंबर दिया है, ये 1 नंबर, तो ये चित्र का हो गया 1 नंबर। और क्योंकि ये आप 3 नंबर है, और इस संबंध जब स्थापित स्टेप बाय स्टेप I का मान रखेंगे, ये यहाँ से देखिए 1 नंबर यहाँ दिया स्टेप बाय स्टेप, I बराबर E बटे R1 R2, V बराबर, ये दोनों समीकरण लिखे हैं आप, तो 1 नंबर यहाँ दिया गया है। अब जैसे आप व्युत्पन्न कर देंगे, जैसे यहाँ पे व्युत्पन्न कर दिया है, तो 1 नंबर यहाँ दिया। 3 स्टेप इसको आपको हल करना है, चित्र और दोनों समीकरण और फिर उसका संबंध। अब मीटर सेतु का नामांकित चित्र बनाइए, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कोई 2 साधन। मीटर सेतु का आप चित्र बना लेंगे, और ये व्हीट स्टोन के सेतु के सिद्धांत पर अगर आप इतना भी लिख दिए हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और चित्र बनाना है, इसमें भी 3 नंबर का है, ये 3 नंबर का है। और सावधानी आपको खाली लिखना है, केवल आपको सावधानी लिखना है। ये सावधानी है, सभी संयोजक तार पेज से कसे होने चाहिए और चौकी को रगड़ के नहीं चलना चाहिए। तो ये इतना लिखना है, यानी कि आपको चित्र बनाना है। अगर आप केवल व्हीट सिद्धांत लिखे इसमें, और ये सावधानियाँ यहाँ आ जाइए।
विद्युत परिपथ की सहायता से विभव मापी का सिद्धांत समझाइए। इसमें देखिए चित्र आप बनाएंगे, चित्र में आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक, चित्र बना लेंगे और ये सिद्धांत लिख देंगे कि दिए गए परिपथ ए बी विभवमापी का तार आर्य धारा नियंत्रक के कुंजी जे जो कि संचायक सेल या बैटरी सी एक अन्य प्रायोगिक सेल ई जो धारावापी कैपिटल जी के साथ जुड़ा है। यदि विभवमापी के तार की लंबाई एल पर आरोपित विभवांतर भी हो तब विभव प्रवणता के बराबर भी बटे एल। जब परिपथ के मानक सेल या बैटरी सी, ये सब आपका चर्चा किया है। यहाँ फैक्ट चीज़ आपको लिखना है, बराबर के एल, के बराबर भी बटे एल। तो ये इतना अगर आप लिखे हैं तो ये आपका 2 नंबर हो गया। और चित्र है, ये आपका सिद्धांत है। सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में अंतर लिखिए। कोई 3 नंबर का है, 1 नंबर का आपको करना है। जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, पास रखी सूक्ष्म वस्तु को दिखने पर या शब्दों को देखने के लिए किया जाता है। और खगोलीय में क्या है, ये आकाशीय दूरदर्शी पिंडों को देखने किया जाता है। 1 नंबर आपको इसमें मिलेगा। और दूसरा, इसमें केवल एक उत्तल लेंस का उपयोग किया। इसमें उत्तल लेंस, खगोलीय में क्या है, एक उत्तल लेंस अभिदृश्यक लेंस की तरह तथा दूसरा उत्तल लेंस नेत्रिका लेंस की भांति। 1 नंबर इसे हो जाएगा। तीसरा नंबर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर आवर्धन क्षमता का सूत्र एम बराबर 1 धन डी बटे एफ। इस पर जो है आवर्धन क्षमता एम बराबर माइनस F0 बटे एफ ही 1 धन एफ ई बटे डी, ये सूत्र लिख दिया है। कोई जरूरी नहीं कि आप सूत्र लिखिए, जो आपको सरल हो ही आप लिखिए। इसमें नेत्रिका लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। इसमें नेत्रिका से बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब उल्टा अवास्तविक प्राप्त होता है। अगर आप ऐसा लिखे हैं तो आपको नंबर मिला होगा। अब इसमें है अथवा, 15 नंबर का अथवा है कि 2 पतले उत्तल लेंसों के परस्पर संयोग किए जाने पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल एफ के लिए सिद्ध कीजिए। तो ये आप चित्र बनाएंगे, चित्र बना करके इसके बारे में वर्णन कर देंगे कि संपर्क में रखे 2 पतले लेंस ए और बी जिसकी फोकस दूरी f1 या f2 है। माना कि बिंदु वस्तु O का पहले लेंस ए द्वारा प्रतिबिंब y1 बनता है, जो दूसरे लेंस बी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है। तो चित्र से स्पष्ट है, पहले लेंस ए द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए ये आप सूत्र लिखेंगे। सूत्र जरूरी है, 1/v1 ऋण 1/u बराबर 1/a। और दूसरे लेंस के लिए भी लिखेंगे, फिर दोनों का हम करके जोड़ देंगे। दूसरे लेंस के लिख देंगे 1/v ऋण 1/v1 बराबर 1/f2। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 1/v ऋण 1/u 1/f1 धन 1/f2, इसका मान क्या होता है, f होता है। तो इसको हम लिख देंगे ये, फिर एलसीएम ले लेंगे, f बराबर f1 धन f2। इतना अगर हम लिखे हैं तो इसमें आपको 1 नंबर, इससे पूरा नंबर 3 नंबर मिलेगा आपको। ये अंग्रेजी वर्जन है। अब प्रश्न नंबर 16, अगर कोई भी लड़का 16 नंबर का प्रश्न भी डाल दिया होगा तो उसको आपको 3 में 3 पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि आउट ऑफ कोर्स है। यदि छात्र इसमें नंबर भी प्रश्न क्रमांक डाल दिया होगा तो पूरा नंबर इसमें मिल जाएगा। 16 नंबर बोनस नंबर है। 17 नंबर है लॉजिक गेट क्या है। तो लॉजिक गेट इसमें 4 नंबर का है। लॉजिक गेट आर एंड नार गेट के लिए संकेत सत्यामान। पहले लॉजिक गेट के लिए 1 नंबर आपको यहाँ पे रखा जाएगा। एक डिजिटल पर्पज जो निवेशी और निर्गत सिग्नल के बीच तार्किक संबंध स्थापित करता है, लॉजिक करा है। अगर आप इतना लिखे तो 1 नंबर आपको मिलेगा। और फिर यहाँ कहा आर गेट। आर गेट के लिए चित्र बना है। अगर आप ऐसा बनाए हैं, बहुत से लड़के क्या करते हैं, यहाँ पे गोला लगा देते हैं। ये जो गलत हो जाता है, गोला लगा दिए, गोला लगाए हैं तो आपका गलत हो गया। गोला नहीं लगाना है, ठीक है ना। और इसका ट्रूथ टेबल बोला है। तो एंड गेट में क्या है, सब जोड़ होता है। ये एक चीज़ और ध्यान बता रहे हैं कि ये जो है ये क्रम से होना चाहिए, 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1। ये एक क्रम से अगर लिखे हैं तो सही है, अगर क्रम से नहीं लिखे हैं तो गलत है। तो 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 नहीं आएगा, ये 1 है, 1 ही आएगा। अब आर गेट में क्या होता है, जोड़ होता है।
एंड गेट पे गुणा होता है। एंड गेट पे एक चीज़ ध्यान देना है, बहुत से लड़के यहाँ पे जैसे कि गोला कर दिए तो मान लो गड़बड़ हो गया, खाली गोला। अगर आप पूरा पैकिंग कर देते हैं, यानी गोला कहीं मिस ना हो, बिंदु आकार का हो, तब वो सही है। अगर ये खाली गोला है तो गलत हो जाएगा, या ये अभी कुछ नहीं है तब सही है। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये क्रम तो होना ही है आपको, ये क्रम आपका ये होना ही है 0 0 1 1, और इस पार बी में भी 0 1 0 1 गुणा करेंगे 0 0 आएगा, 1 0 का 0 आएगा, 1 0 का 0 आएगा, 1 1 का गुणा 1 आएगा। अगर ऐसा लिखे हैं तो आपका सही है। अब यहाँ कह रहा है आपका नार गेट। नार गेट के लिए देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए आर गेट तो यहाँ तक हो गया। ये जो खाली गोला है ना, ये नॉर आर, ये नॉट का सिंबल है, यानी आर प्लस नॉट, नार गेट। इसमें यहाँ पे देखिए ये सब में वही है 0 0 1 1 0 1 0 1। अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़ का उल्टा 0 0 का उल्टा 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। तो 0 का उल्टा क्या होता है 1, 1 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, 1 का उल्टा क्या होगा 0, 1 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, 1 का उल्टा क्या होगा 0, 1 1 का उल्टा क्या होगा 1, इसका 0। तो नार में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, ये आपका ट्रुथ टेबल हो गया। तो ये आपको ऐसा लिखना है। अगला प्रश्न है इसी में, अथवा पी एन संधि डायोड का है, डायोड का अग्र अभिनेत के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है, समझाइए। तो पी एन संधि डायोड का पहले आप ये परिभाषा लिख देंगे, और इसमें ये क्या है आपका 4 नंबर का है। तो चित्र जरूर है। इसमें जब पी प्रकार के अर्धचालक को एम प्रकार के अर्धचालक को डोपिंग की विशेष विधि द्वारा अपमिश्रण किया जाता है तो इलेक्ट्रोड की भांति व्यवहार करते हैं, पी एन संधि डायोड करते हैं। तो ये आपका चित्र बना होगा, चित्र बनाना पड़ेगा आपको, इसका आपको समझाना है। इसको आप फाइल को रोक करके, पीडीएफ फाइल को रोक करके आप देख सकते हैं, और इसका ये आप चित्र बनाएंगे। इसके बारे में बताएंगे कि जब डायोड के पी सिरे का बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी ग्रिड सिरे से जोड़ा जाता है तो इसे अग्रभ्रमण कहते हैं। डायोड के पी क्षेत्र में होल तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। जब डायोड पर अग्र अभिनेत वोल्टेज लगाया जाता है तो विभव प्राचीर का मान कम हो जाता है और धीरे धीरे अवक्षय पद समाप्त हो जाता है और धारा का मान अनओमीय तरीके से बढ़ता जाता है। ये है आपका मेमोरेंडम में, और अंग्रेजी से है। अगला प्रश्न, संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा संधारित्र, ये 5 नंबर का है। संधारित्र परिभाषा अगर आपको लिखे होंगे तो 2 नंबर का है। कोई संधारित्र 2 पृथक चालकों का एक निकाय होता है जब एक चालक पर प्लस क्यू आवेश। संधारित्र की परिभाषा इसमें नहीं लिखा है, जबकि आपको संधारित्र की परिभाषा लिखना है, ठीक है ना। समांतर प्लेट धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये 2 नंबर, और इसका आप व्यंजक, ये व्यंजक निकाल लेंगे। जब व्यंजक अगर निकाले होंगे तो इसमें आपको 3 नंबर, 2 नंबर संधारित्र का है। ये 2 3 मिल करके 5 नंबर आपको मिला है। इसमें संधारित्र लिखा नहीं है, संधारित्र में आपको 2 नंबर है और इसका व्यंजक में 3 नंबर का है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप लिखे हैं तो आप देख लेंगे। अथवा है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। आप विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ये 2 नंबर का है। ये इतना अगर आप लिखे हैं 2 नंबर का है। अब बाकी जो है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ये 3 नंबर का है। तो इतना अगर आप लिखे हैं तो इधर आगे आप क्या करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो 3 नंबर का आपको है, ठीक। ये लास्ट में जब आप जाएंगे तो ये आपका सही होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है एसी जनित्र किसे कहते हैं, ठीक है ना। एसी जनित्र ये भी 5 नंबर का है। तो एसी जनित्र में अगर आप लिखे 2 नंबर ही हो जाएगा। आप प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखा चित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो ये आप चित्र बनाएंगे, इसमें आपका 1 नंबर होगा, कार्यविधि का 1 नंबर होगा। टोटल मिला करके क्या हो जाएगा आपका टोटल। पहले तो एसी जनित्र किसे कहते हैं, ये 2 नंबर का। अब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखा चित्र बनाकर
तो रेखा चित्र भी क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 नंबर का। अब कार्य विधि का वर्णन करेंगे तो कितना होगा, 1 नंबर का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी एसी जनित किसे कहते हैं, 2 नंबर का होगा। अब प्रत्यावर्ती धारा जनित जो है का रेखा चित्र बनाएंगे नामांकित, तब ये जो है कि 2 नंबर का होगा। और जब कार्य विधि लिखेंगे 1 नंबर, तो ये जो होगा 5 नंबर। इसी में अथवा है LCR परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। यहाँ विद्युत परिपथ है, फेजर आरेख है, परिणामी वोल्टेज है। तो LCR के चित्र जब नामांकित, यहाँ पे देखिए ये दिया है, ये नंबर, ये चित्र भर का यहाँ पे आपको 1 नंबर दिया है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर दिया है। और आगे ये फ्रेजर का 1 नंबर दिया है। सब 1-1 नंबर के हैं। कालांतर भी है लास्ट में एक प्रश्न, जो कि कालांतर हम नहीं लिख पाए हैं। तो कालांतर सब 1-1 नंबर का है। विद्युत परिपथ हो गया, फ्रेजर आरेख हो गया, परिणामी वोल्टेज हो गया, ठीक। आप प्रतिबाधा अगर लिखे हैं, कालांतर ये लास्ट में है। ये देखिए ये V/I को प्रतिबाधा बोलते हैं। इसमें 1 नंबर यहाँ आपको दिया गया है। देखिए ये 1 नंबर दिया गया है, ठीक। सब 1-1 नंबर के हैं। और इसका कालांतर, तो कालांतर भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक ना, कला का अंतर। इस तरह से आज का टॉपिक यहाँ तक समाप्त हुआ। हमारे चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो आप इस लाइक का बटन अवश्य दबाएंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जी धन्यवाद।